कक्षा नवम के भैया बहनों को मेरा सुप्रभात। आज के अर्थशास्त्र के क्लास में हम लोग लेसन 1 यानी पालमपुर गांव की कहानी, जो आपका लेसन 1 है, उस लेसन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस लेसन के बारे में थोड़ा बहुत इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ये पालमपुर गांव की कहानी जो चैप्टर दिया हुआ है, एक्चुअली रियल में ऐसा कोई गांव नहीं है। इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्पादन के कार्य जो होते हैं, इस उत्पादन के कार्य में किसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उत्पादन करने के लिए जो साधन चाहिए, यानी जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसकी सहायता से हम काम करते हैं। इसके थ्रू आपको आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। साथ साथ में गांव का विकास किस प्रकार किया जा सकता है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के द्वारा, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आप अभी जैसा देख रहे हैं, यहाँ पालमपुर जो गांव है, यहाँ इसकी मुख्य जो खेती जो क्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं उनका जो प्रोफेशन है, वो कृषि है। जैसा कि हर एक गांव का एक जो आर्थिक क्रिया है हर एक गांव की होती है। यहाँ दिया हुआ है पालमपुर में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन इत्यादि सीमित स्तर पर की जाती है। उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो इन सभी चीज़ से हमको ये पता चलता है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये उत्पादन का जो साधन है भूमि, उससे रिलेटेड है, क्योंकि भूमि में वो सभी चीज़ें आती हैं जो प्रकृति प्रदत्त है। जैसा कि हम जानते हैं, सौर ऊर्जा, वर्षा का जल, उसके बाद आपका हवा, ये सभी चीज़ें, मिट्टी, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। दूसरा जो उत्पादन का साधन है वो है मानव निर्मित वस्तुएं। दैट मीन्स किसके प्रयास से होता है ये सारे काम? मानव के प्रयास से। तो दूसरा हो गया श्रम। तीसरा यानी मुद्रा, जिसको हम कैपिटल या पूंजी के नाम से भी जानते हैं। आप जानते ही होंगे कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ न कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। तो थर्ड फैक्टर क्या हो गया? मुद्रा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उत्पादन के जो विभिन्न 4 साधन हैं, उसमें से 3 कौन कौन हो गए? भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा है एंटरप्राइज, जिसको हम व्यवस्थापक कहते हैं, जो कि सारे क्रियाविधि की व्यवस्था करता है। आगे गांव के बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई है। जैसा कि पालमपुर गांव है, हम जानते हैं कि गांव जो होते हैं वो शहरों से दूर होते हैं। वहाँ के कौन कौन से जो यातायात के संसाधन हैं उसके बारे में बताया जाता है। विभिन्न प्रकार के जातियों एवं वर्गों के लोग सभी एक साथ रहते हैं। तो इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिसमें कुछ कौन है? ऊंची जाति के हैं, यानी अधिकांश भूमि के स्वामी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कृषि मजदूर हम जिसको कह सकते हैं। अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, और कुछ अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के हैं और कुछ उच्च वर्ग के हैं। सभी के घर में जितने भी हैं, वहाँ गांव में बिजली उपलब्ध है। इसके साथ साथ बिजली से ही नलकूप जो है वो चलते हैं। इसका उपयोग, यानी बिजली का उपयोग, जो वहाँ के गांव में रहने वाले लोग हैं वे
विभिन्न कार्यों में करते हैं। 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल है। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। और इस कारण हम कह सकते हैं कि पालमपुर जो है एक कैसा गांव है, विकसित गांव है। अगर क्वेश्चन ये आए कि पालमपुर एक विकसित गांव है कैसे, तो आप क्या बताइएगा? जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में किया जाता है। वहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है और गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। इन सभी सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण पालमपुर को एक विकसित गांव माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन को प्रमुख गतिविधि माना गया है और लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसे हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। तो गैर कृषि क्रिया क्या है? यानी किसी भी गांव में जो खेती की क्रिया मुख्य क्रिया मानी जाती है, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी साल भर हमेशा चलती नहीं है। ये प्रत्येक मौसम में कुछ क्रियाएं जो है वो खेतों में संपन्न की जाती हैं और कुछ मौसम में खेत खाली ही रहते हैं, जिस समय किसानों के पास उत्पादन का कोई भी साधन यानी इनकम अर्न करने का कोई भी जरिया नहीं होता है। तो उस समय किसानों को जो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक दृष्टिकोण से जो संबल प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। यानी जिस समय खेतों में कोई भी काम नहीं हो रहा है तो गांव वाले इसके प्रयोग से कुछ आय का अर्जन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। तो अब एक क्वेश्चन होता है, गैर कृषि क्रिया से आप क्या समझते हैं? गैर कृषि क्रिया से आप क्या समझते हैं? What do you mean by non-agricultural or non-farm activities? That means क्या हो गया? गैर कृषि क्रिया वह क्रिया है जो कृषि कार्य के अलावा ग्रामीणों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह उस समय भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिस समय किसी भी प्रकार के कृषि कार्य खेतों में नहीं हो रहे होते हैं। तो ये गैर कृषि क्रिया हो गई। दैट मीन्स नॉन फार्म एक्टिविटी इज रिलेटेड टू दोज व्हेन इट प्रोवाइड इनकम टू द रूरल villages when there is no agricultural activity on the farm। तो इस तरह से गैर कृषि क्रिया के कुछ एग्जाम्पल भी हैं और उनकी परिभाषा की जानकारी भी आपको दी गई। आगे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है जैसे उत्पादन के विभिन्न संगठन। उत्पादन के संगठन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के विभिन्न संगठन हैं। कौन कौन? भूमि की जानकारी आपको दी ही गई है, श्रम के बारे में आपको बताया ही गया है। यहाँ भूमि का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे जल, वन, खनिज, यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रकृति से मिलता है। दूसरा हो गया श्रम और तीसरा है भौतिक पूंजी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो भौतिक पूंजी यानी आपको किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो कुछ अर्थ की आवश्यकता होती है उसे हम भौतिक पूंजी कहते हैं। और ये पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी क्या है? यानी जिसका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं और जिसे अपनी आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो
स्थायी पूंजी है। आप देखते होंगे कि ये कोविड-19 के समय में बहुत सारे जो उद्योग धंधे थे वे बंद पड़े थे, लेकिन क्या उद्योग धंधों में प्रयोग किया जाने वाले वो मशीन या फिर वो भवन, उद्योग का भवन, क्या उसे हटा दिया गया था, कम कर दिया गया था? ऐसा नहीं है। यानी जिस समय कोई भी उत्पादन के कार्य संपन्न नहीं हो रहे थे, उस समय भी वो भवन, वो मशीनें जो प्रयोग में लाई जा रही थी वो एज इट इज थी, तो उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है किसान का हल। किसान इस हल का प्रयोग विभिन्न हमेशा उत्पादन के कार्य में करता है और ये लंबे समय तक करता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ष में अगर किसी हल का प्रयोग उसने कर लिया तो दूसरे वर्ष में उसका प्रयोग वो नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर ये सभी भी जो औजार और मशीन है, इसका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है। तो स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है? स्थायी पूंजी वह पूंजी है जिसका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है एवं जिसके मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। That means fixed capital are those which is used for a long duration in production period. दूसरा जो दिया हुआ है वो है कार्यशील पूंजी, जिसको हम वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे दिया है कच्चा माल एवं नगद मुद्रा। जब उत्पादक को कोई भी उत्पादन के कार्य संपन्न करने होते हैं, उस समय किसी वस्तु के उत्पादन में कुछ कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, नगद मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है जिसका प्रयोग कच्चे माल को खरीदने में किया जा सकता है, जिसका प्रयोग बाजार तक वस्तुओं को लाने एवं कच्चे माल ले जाने और कच्चे माल को इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से नगद मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसे कार्यशील पूंजी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। उत्पादक को जितनी मात्रा में आवश्यकता है वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल की, वो उतना ही कच्चे माल मंगाता है एवं उतना ही कच्चे माल के लिए नगद मुद्रा प्रदान करता है। तो इस तरह से जैसी आवश्यकता हुई, अगर अधिक वस्तु का निर्माण करना है तो अधिक मात्रा में कच्चे माल चाहिए, अधिक मात्रा में नगद मुद्रा चाहिए। यदि कम करना है तो कम मात्रा में चाहिए, यानी कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसे घटा बढ़ा सकते हैं। और ये जो कार्यशील पूंजी है, एक बार यदि इसका प्रयोग कर लिया गया तो इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गन्ने का प्रयोग चीनी या गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। गन्ना जो है वो रॉ मटेरियल है टू प्रोड्यूस शुगर। लेकिन यदि गन्ने का प्रयोग एक बार कर लिया गया और उससे चीनी का निर्माण हो गया, दैट मीन्स ये जो गन्ना था उसका रूप परिवर्तित किस में हो गया? चीनी के रूप में या गुड़ के रूप में। तो उसने अपना पहला स्वरूप तो खो दिया और दूसरा जो स्वरूप है वो चीनी या गुड़ के रूप में परिवर्तित वो हो जाता है। तो कार्यशील पूंजी की परिभाषा क्या हो गई? कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद अपना स्वरूप खो देती है और जिसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से कार्यशील पूंजी की परिभाषा हुई। अब आगे देखिए, ये जो मानव पूंजी है यानी श्रम से संबंधित, तो मानव पूंजी के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो मानव पूंजी से ही संबंधित है, जिसे हम बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी उसके शॉर्ट में बता दें कि कोई भी उत्पादन कार्य जब संपन्न कराए जाते हैं तो उसमें मानव पूंजी के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है।
क्योंकि भूमि तभी तक उपयोगी है जब तक मानव उसको उपयोग में ला रहा है। मशीनें तब तक ही उपयोगी हैं जब तक मानव उसका प्रयोग कर रहा है उत्पादन के कार्यों में। तो इस तरह से श्रम का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी उत्पादन क्रिया में। और जो आपका चौथा है यानी व्यवस्थापक, वो भी मानव पूंजी से ही संबंधित है। तो इस प्रकार उत्पादन के 4 साधनों की जानकारी आपको आज दी गई। इसके नेक्स्ट क्लास में आगे का जो पोर्शन है वो आपको पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उसका आंसर के साथ उसे आप यदि अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे तो आपका एक नोटबुक तैयार हो जाएगा जो इसी चैप्टर से संबंधित होगा और आपको ये परीक्षा उपयोगी भी है। धन्यवाद।